आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। जो आज की क्लास को देख लेते तो 2 सवाल आपके एग्जाम में छप जाएगा और आप पूरे क्लास को देख लेते हैं तो प्यारे साथियों मेरे से जुड़े रहते हैं तो आपको ईवीएस में 30 में 30 और आपको 150 एग्जाम होगा जेटेट का, उसमें आपको 120 प्लस आने वाला है प्यारे साथियों। और रामबाण उपाय से क्लास में ही सब याद करवा देंगे, आपको कहूं भटकना लिखना नहीं है, केवल क्लास को अंतिम तक देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। आपको याद नहीं होता है सब याद करवा देंगे। साथ ही प्यारे साथियों रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चीज जो ला कर देगी जो चीज आप चाहते हैं, वक्त वह चीज ला कर देगा जो आप चाहते हैं। यार साथियों तो आपको हॉट ट्रिक मेथड से डायरेक्ट दिमाग में छपने वाला है, तो इस क्लास को अंतिम तक रहिए। अब आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का न्यूज पहले पहुंचे ना, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाला है। जो पहला सवाल आपके बीच में है, सवाल है यहाँ पे साथियों देखिएगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले सवाल हैं। बोला कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड्स डे कब मनाते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आंसर पहला विकल्प में 29 जुलाई। 29 जुलाई आपको टाइगर दिवस मनाते हैं। टाइगर दिवस यानी बाघ दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 29 जुलाई को, तो ये होगा नहीं। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को, ये भी नहीं होगा। और 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, ये भी नहीं होगा। तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते कब है, तो इसका आंसर हो गया आपका पहला का डी। क्यों मनाते 2 फरवरी को याद रखिएगा। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर कहां है, ईरान में। रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था जहां पे आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक बैठक हुआ था। उसी के चलते इस दिन हर साल को हम लोग विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आपको याद रखिएगा। आर्द्रभूमि की बात करें तो इंडिया में जो पहला आर्द्रभूमि स्थल था, फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल, फर्स्ट आर्द्रभूमि स्थल इंडिया का जो था 1981 में, जिसका नाम था आपका, जिसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील है कहां, तो उड़ीसा में है। जो भारत का पहला रामसर स्थल आपका है, ध्यान रखिएगा, पहला रामसर स्थल कौन है आपका, जो भारत को 1981 में चिल्का झील है, याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा प्यारे साथियों, यहां पे जो बताया कि आपको विश्व आर्द्रभूमि क्यों मनाते हैं 2 फरवरी को, और 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, उसी के तहत मनाते हैं हर साल। तो आपको हो गया सवाल, और इसके बारे में बता देते हैं आपको है। चलिए ये सवाल आप देखे होंगे तो बढ़िया समझ में आया होगा। और यहाँ पे इसका डिस्कशन आप ले रहे हैं, पूछा जाए कि फर्स्ट वेटलैंड्स स्थल कौन सा है, पहला रामसर स्थल कौन है भारत का, तो चिल्का झील 1981 में ये हुआ था। अब पूछा जाए कि मैक्सिमम वेटलैंड्स, ज्यादातर आपका जो आर्द्रभूमि स्थल कहां पे भारत में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। कहां पे, तमिलनाडु में। अब पूछा जाएगा कि बिगेस्ट वेटलैंड क्या है, पूछा है कि सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल क्या है, तो सुंदरवन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा अगर आर्द्रभूमि स्थल पूछेगा, लोवेस्ट पूछेगा, तो रेणुका है, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और कुल रामसर स्थल भारत में कितने हैं, कुल रामसर स्थल भारत में पूछा जाए कि कितने हैं, तो कुल रामसर स्थल भारत में 100 हैं। इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा। आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ठान लिए है तो आपकी जीत पक्की होने वाली है। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल आपका है, बोल रहा है कि अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है। अपिको आंदोलन के प्रणेता कौन है, अपिको आंदोलन, ध्यान रखिएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा, तो सुंदरलाल बहुगुणा तो आपको चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। चिपको आंदोलन जो आपको 1973 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था,
उसके क्या है, जनक हैं। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा जो 1973 में हुआ था, उसके कौन थे, नेतृत्व कौन किए थे, आपका सुंदरलाल बहुगुणा की थे। इसको याद रखना है प्यारे साथियों। साइमन उरांव नहीं, सोमन उरांव है, ठीक है ना। ये आपको झारखंड के हैं, कहां के हैं, झारखंड के हैं। और इनको जल पुरुष कहा जाता है, जल पुरुष कहा जाता है किनको, सिमोन उरांव को। सिमोन उरांव इनका नाम है पूरा, सिमोन उरांव, सिमोन उरांव इनका नाम है। जल पुरुष, अपने निजी खर्च से इन्होंने अपना तालाब उलाब का निर्माण करवाया है, इस वजह से इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, सिमोन उरांव को, याद रखिएगा। तो ये तो भी नहीं होंगे। अमृता देवी जो आपका बात करते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा से पहले कोई को जागृत किया था, तो जागृत करने वाले कौन थे, आपका अमृता देवी बिश्नोई। और चिपको आंदोलन के प्रणेता ये हो गए, ठीक है ना। इनसे सीख लिए थे, आपका अमृता देवी बिश्नोई से सीख लिए थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणा जी, याद रखिएगा, इसके प्रणेता हैं। और पांडुरंग हेगड़े जो है अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन जो आपका है उससे जुड़े हुए हैं। और अपिको आंदोलन कहां हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था अपिको आंदोलन, जिसके प्रणेता कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं, याद रखेगा, पांडुरंग हेगड़े हैं, याद रखेंगे। तो आप एक एक करके चीजों को समझिए और आपको क्लास में सब याद होने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल यहां बताओ, सुंदरलाल बहुगुणा, तो पूछा जाएगा कि भारत में जो आपका चिपको आंदोलन है उसको कौन किए थे लीड, तो आपको उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जो 1973 में। और सिमोन उरांव झारखंड में जल पुरुष, अपने निजी खर्च से बहुत सारा निर्माण करवाए, इनको पद्म श्री मिला है। अमृता देवी बिश्नोई आपका जो है चिपको आंदोलन के समय अपना जान गंवा दी थी, ये चिपको आंदोलन का प्रणेता है, इन्हीं से सीख लेके सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्ट किए। और पांडुरंग हेगड़े जो है अपिको आंदोलन जो कर्नाटक में हुआ उसके यही इनके प्रणेता हैं, पांडुरंग हेगड़े, जो अपिको आंदोलन का आंसर आपका रियल में इसका आंसर क्या हो गया, दूसरा का डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में प्यारे साथियों सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक माने जो आपको खुद से बना, प्राकृतिक में कौन नहीं है, तो आपका वन क्या है, जैसे वन आपका प्राकृतिक में आता है, तालाब आता है, वन हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। जंगल हो गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। अब आपसे सवाल दे दे, इसमें बगीचा दे दे या इक्विवेरियम दे दे, इक्विवेरियम दे दे, ये सभी क्या है, ये सब मानव निर्मित हैं, ये सब क्या है, मानव निर्मित है, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा। तो आपका कौन आंसर हो जाएगा, बगीचा, जो खुद से अपने आवश्यकता अनुसार हम लोग पेड़ों को चयन करते हैं और अपना आवश्यकता अनुसार फलदार हो चाहे कोई भी पेड़ों को हम लोग इसमें लगाते हैं। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा का सी, जो प्राकृतिक ही नहीं है, मानव निर्मित है, बाकी सब प्राकृतिक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर बोला है, चौथा में सवाल आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा अजैव कारक नहीं है, निम्न से कौन सा अजैव कारक नहीं है, माने वो जैव है, ठीक है ना, अजैव कारक नहीं है। तो सूर्य का प्रकाश कैसा है, अजैव है। अब और बात करें अपघटक में होता क्या, अपघटक में होते हैं जीवाणु, कवक आते हैं, ये सब सजीव है, क्या है, सजीव है, इसको जैव कहते हैं, ये अजैव नहीं है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका यही हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि अजैव नहीं है, तो अजैव नहीं है तो क्या हो, जैव है। बाकी जल भी क्या है, अजैव है, ताप भी क्या है, अजैव। अजैव जिसमें सजीव नहीं है, तो सजीव तीन को चीज नहीं है, और आपका अजैव कौन नहीं है, तो आप घटक अजैव नहीं है, जैव है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, 4 का बी टिक कर देंगे, क्योंकि अजैव नहीं है तो अजैव कौन नहीं है, आप घटक नहीं है। क्योंकि जीवाणु का वो कैसा होता है, जीवित होते हैं, जो मरे गड़े सड़े पदार्थों को खाते हैं, मरे हुए पदार्थ सड़ गल जाते उसको खाते हैं आप, घटक डिकम्पोजर। तो 4 का बी। चलिए अगला सवाल 5 नंबर आपके बीच में है, पूरा कि बाघ परियोजना,
टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी प्यारे साथियों 1973 में शुरू हुई थी। कब हुआ था? 1973 में। यहां आ गया 1973 आपका आंसर। और एक और सवाल आपका, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 72 होगा, 86 होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन सी, बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में। बाघों की संख्या घटाने के लिए, बाघों को संरक्षण के लिए बाघ परियोजना स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और 1972 में क्या शुरू हुआ है? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये बहुत पूछता है, वीवीआई है, याद रखिएगा। तीनों कभी छप जाता है एग्जाम में। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो कब बनाते हैं? 1972 में। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछेगा तो 1986। और आपको वन्य जीव संरक्षण तो 1972। और टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाएगा तो 1973। आपका 5 का सी हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आपकी जीत पक्की होने वाली है, क्योंकि आपको अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका आपका होगा। मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। प्यारे साथियों, अगला सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बायोगैस, बायोगैस का घटक, मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इसको ध्यान रखना है, मीथेन होता है। मीथेन को क्या क्या कहते हैं? मीथेन को बोलते हैं हम लोग हैं, सूत्र तो इसका समझ गया कि सूत्र इसका CH4 होता है। इसको मार्स गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। ये दलदली क्षेत्रों में या जहां पे खदानों में विस्फोट होते हैं, खदानों में विस्फोट होते हैं, वो सभी में क्या मिलता है? मीथेन। साथ ही बायोगैस में भी क्या मिलता है? बायोगैस में सेप्टिक टैंक में क्या मिलेगा? और दलदली क्षेत्रों में सभी क्या मिलते हैं? मीथेन मिलते हैं, याद रखिएगा। मीथेन मार्स गैस है, आपको बोलते हैं इसको। और आपका एल्केन समूह का पहला वर्ग है मीथेन, ठीक है। चलिए, तो यहां पे प्यारे साथियों आपको है, देख लीजिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? CH4, मीथेन है, याद रखिएगा, मीथेन है। और बात करें SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जिससे जो है अम्लीय वर्षा में जो है, अम्लीय वर्षा में ये पाया जाता है SO2, याद रखिएगा। और N, नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन है? तो आपका नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन आपका 78% है। और आपको ऑक्सीजन उसके बाद आता है, जो आपको 21% मान लेते हैं, 20.95 है। फिर आपका CO2 कितना है? तो CO2 आपका जो है प्यारे साथियों वो 0.03% लेते हैं इसको, ठीक है। आप ये तो वायुमंडल में हो गया। CO2 जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में आता है, कौन? CO2, याद रखिएगा, CO2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का ए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल आपके बीच में होने वाला इसका है। ओजोन क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है? बोल रहा है कि ओजोन क्षरण, ओजोन क्षरण माने छिद्र जो हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेवार कौन है? तो आपका जो CFC गैस है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपका जो है CFC किसके लिए जिम्मेवार है? ओजोन में छिद्र हो रहा है। अब इसके जो स्रोत होते हैं AC और रेफ्रिजरेटर, AC और रेफ्रिजरेटर से जो आपका है निकलता है CFC गैस, जो ओजोन में छिद्र का कारण बनता है, याद रखिएगा। ओजोन की बात है तो ओजोन कहां पाया जाता है? तो ओजोन वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। अब पूछा जाए कि इसकी मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। और ये किससे रक्षा करता है? ये रक्षा करता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। यदि पृथ्वी पर आएगा, ज्यादा छिद्र होगा, तो उससे आने वाले से जो आपका है स्किन संबंधित विकारी
त्वचा संबंधी बीमारी होने की संभावना होती है ओजोन परत से। ओजोन जो है प्यारे साथियों, ओजोन की मोटाई डॉप्सन मापते हैं। ओजोन में छिद्र कहां पाया गया है? तो दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में खासकर कहां? तो अंटार्कटिका में पाया गया है, याद रखेंगे, अंटार्कटिका में। तो अब इसको ओजोन के बारे में इतना तो जान लिए, तो ओजोन को बचाव के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या कर रहे हैं? तो ओजोन का जो है, ओजोन के बचाव के लिए, संरक्षण हेतु, ओजोन के संरक्षण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल एक जगह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में। मॉन्ट्रियल में क्या होता है? ओजोन परत को छिद्र में बचाने के लिए उसके लिए एक संगठन सम्मेलन हुआ था 1987 में, जो ओजोन को बचाने के लिए, ठीक है ना, छिद्र ना हो। तो इसीलिए 16 सितंबर को हुआ है, इसलिए ओजोन दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस, ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। इसको भी याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसी दिन एक इससे छिद्र को बचाने के लिए संगठन हुआ था, इसको याद रखना है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा आपका प्यारे साथियों? तो ओजोन क्षरण का कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना आपको है, बिल्कुल याद। 7 का ए हो गया करेक्ट। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 का प्रदूषण का स्रोत सूचक क्या है? लाइकेन है। जहां पर SO2 का प्रदूषण ज्यादा रहेगा तो वहां पे लाइकेन उगेगा ही नहीं, उगेगा ही नहीं। यानी समझ लीजिए कि यहाँ पे लाइकेन पौधा नहीं उग पा रहा है, यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा है। तो लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण के सूचक होते हैं। प्रदूषण के सूचक होते हैं कौन? लाइकेन, याद रखिएगा बिल्कुल। और लाइकेन जो होता है, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को लाइकेन कहते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। इसको याद रखना है, भूलना आपको नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल, भूलिएगा नहीं। और आपको इसको याद रखना है प्यारे साथियों, बिल्कुल। तो आपको हो जाएगा लाइकेन, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए क्या खतरा है? बढ़ते पौधे, तो ये नहीं है खतरा। बढ़ती हुई जनसंख्या, जी बिल्कुल, बढ़ती हुई जनसंख्या ही जो आपका है पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। बढ़ती हुई फसल, पौधे बढ़ेंगे तो खतरा क्यों है? खतरा नहीं, वो तो अच्छा है, पर्यावरण में अच्छा बैलेंस रहेगा, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन अच्छा रहेगा लेवल में। तो आपका इसका आंसर 9 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल प्यारे साथियों आपके बीच में है, बोला कि जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो प्यारे साथियों ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। और जलोढ़ का ही प्रकार है जिसको बोलते हैं आपको दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी चिकनी बहुत ज्यादा, इसके जो परत छोटे छोटे होते हैं, कण होते हैं, कण छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए ज्यादा जो है आपका जल धारण क्षमता होती है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी। काली मिट्टी जो आपका है, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनता है। और आपको इसमें कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए ज्यादा, तो साथ ही चना भी इसमें होता है। और काली मिट्टी जो आपका है महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा पाया जाता है। कहां पे? महाराष्ट्र और गुजरात में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखना है। और भारत में मैक्सिमम जगह पर 43% हिस्सा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में जो है समतल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी, और इसी का प्रकार दोमट मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है, याद रखिएगा। तो दोमट मिट्टी का क्या होता है? जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन 10 का सी टिक कर देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। बोल रहा है मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो मनुष्य में पाचन जो प्रारंभ होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। कहां शुरू होता है? मुख में ही, जहां पे लार एक से टाइलिन एंजाइम निकलता है। टाइलिन एंजाइम जो है, और जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च किस में बदलता है? माल्टोज में। तो आपका भोजन का पाचन कहां शुरू होता है?
मुख से, और मुख से होके कहां जाएगा, ग्रास नली से जाएगा, ग्रास नली से होते जाएगा कहां पे, ग्रास नली से फिर जाएगा आपको कहां, आमाशय में, आमाशय के बाद फिर कहां जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है भोजन, ठीक है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहां हो जाता है, छोटी आंत में ही हो जाता है, इसको याद रखेंगे, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि HCl जठर रस कहां मिलता है, तो आमाशय में ही पाया जाता है, इसको याद रखिएगा बिल्कुल। तो आपका कहां से पाचन शुरू होता है, तो आपको हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, इसको याद रखना है, 11 का सी। इसमें 12 नंबर सवाल आपके बीच में बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो सर्प जो है प्राकृतिक है, हवा भी प्राकृतिक है, और लकड़ी का मकान, ये तो मानव द्वारा निर्मित है ना, ये तो प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। आम का पेड़ ये भी प्राकृतिक है, तो आपसे बोला है कि प्राकृतिक कौन है, तो लकड़ी का मकान है, मानव निर्मित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। ऐसे सवाल ईवीएस में टकराएंगे, और आप केवल बढ़िया से देखिए, समझिए, आपका एग्जाम में छप जाएगा सवाल 12 का सी। अगले सवाल की ओर, सवाल यहां 13 नंबर कह रहा है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, झारखंड का शिमला, तो झारखंड का शिमला कहेगा, तो झारखंड का शिमला कह दे, तो झारखंड का शिमला किसे बोलते हैं, रांची को, झारखंड का शिमला रांची को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। आपका तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 13 का भी। आपको नेतरहाट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं छोटानागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर की रानी किसको बोलते हैं, नेतरहाट को, या पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की मलिका, तो याद रखिएगा ये आपको नेतरहाट का। और नेतरहाट है कहां, तो नेतरहाट आपको लातेहार जिले में है, कहां पे है, लातेहार में। भी पूछ दिया कि नेतरहाट है कहां, तो लातेहार जिले में, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। हजारीबाग को क्या बोलते हैं, तो थाउजेंड गार्डन, थाउजेंड गार्डन के नाम से जानते हैं, थाउजेंड गार्डन। हजारीबाग, हजार, हजारी माने हजार, और बाग माने बगीचा, यानी कि थाउजेंड माने क्या होता है, हजार, और गार्डन माने बगीचा, तो थाउजेंड गार्डन के नाम से किसको जानते हैं, ये आपको हजारीबाग में याद रखना है। तो आपका इसका ये हो गया, ठीक है ना। और धनबाद को कोयला नगरी, कोयला नगरी जो कि झरिया कहां पे है, धनबाद में है, कोयला नगरी झरिया कहां पे, धनबाद में। खैर आपको झारखंड का शिमला किसको बोलते हैं, रांची को, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, झारखंड का शिमला रांची, झारखंड का शिमला रांची आपका, तो 13 का बी हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बीच में है, बोला है कि हुंडरू फॉल, यानी कि हुंडरू फॉल किस नदी पर है, तो हुंडरू फॉल आपसे पूछ दिया कि किस नदी पर है, तो आपको बोलते हैं हुंडरू, हुंडरू फॉल या हुंडरू जलप्रपात इसको बोलते हैं, तो आपको स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, इसको याद रखना है। ये रांची जिले में है, रांची से उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, रांची से उत्तर पश्चिम 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, रांची जिले में, रांची से नॉर्थ ईस्ट में है। इसका जो लंबाई है 98 मीटर है, लंबाई 98 मीटर, और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, झारखंड का दूसरा सबसे, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन है, तो ये आपका हुंडरू फॉल है, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। हुंडरू फॉल रांची जिले में है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, 98 मीटर को जैसे सीमांता है, और झारखंड का दूसरा ऊंचा फॉल है। तो फर्स्ट ऊंचा फॉल कौन है, फर्स्ट ऊंचा फॉल कौन है, तो आपको पता है कि बूढ़ा घाघ या लोध फॉल, बूढ़ा घाघ या लोध फॉल, जो आपकी किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है, किस नदी पर है, बूढ़ा नदी पर, इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन है, बूढ़ा घाघ या लोध घाघ। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे बनता है, हुंडरू फॉल कहां, तो आपको यहाँ पे दे दिया है स्वर्ण रेखा, ऑप्शन सी की ओर टिक कर देंगे। अजय नदी पर कौन है जलप्रपात, ये मोतीझरा जलप्रपात है, अजय नदी पर जलप्रपात मोतीझरा जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। तो अजय नदी पर कौन है, मोतीझरा, और दामोदर और भेड़ा नदी पर एक जलप्रपात है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि दामोदर और भेड़ा नदी के तट पर कौन सा जलप्रपात है, और राढ़ू पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना।
चलिए तो 14 का कौन हो जाएगा, सी टिक कर देंगे, ऑप्शन सी। आज का लास्ट सवाल आपके बीच में जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जो आपके एग्जाम में ऐसे सवाल छपते हैं तो आप जरूर चूकिएगा नहीं, चूक जाइएगा तो 10 साल बाद मौका चूक जाएगा। पृथ्वी के सतह के निकट वायुमंडलीय परत कौन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन है, तो आपका है सबसे नीचे जो आपका होता है वो आपका कौन है, तो आपका क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, जिसको यहाँ पे जो सभी मौसमी घटनाएं यहीं पे होती है, सभी मौसमी घटनाएं यहीं पे घटित होती है, जैसे आंधी, तूफान, गर्जना, वर्षा, बादल बनना, ये सभी तमाम घटनाएं कहां होती है, क्षोभ मंडल में, जो वायुमंडल का सबसे निचला परत है। पैराशक्ति उसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना। तो वायुमंडल का सबसे निकट परत कौन है, क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आपको कहूं कहूं मिल जाएगा इंग्लिश में, तो इसको टिक कर देना है। तो आपको इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि आप भूलिएगा तो आप फंस सकते हैं। अब वायुमंडल के परत के बारे में जान लेते हैं। जैसे आप सबसे नीचे कौन है, क्षोभ मंडल, ये आपका पृथ्वी है ना, सबसे यहां पे नीचे कौन है आपका, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद कौन आपका है, समताप मंडल दूसरा में है, समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर है सबसे ऊपर में बाह्य मंडल। तो यहां पे देखिएगा क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं कहां होती है, यहीं पे होती है। वायुयान, वायुयान जो अपना उड़ान भरते हैं यहीं पे समताप मंडल में, और समताप मंडल में इंपोर्टेंट है ओजोन, अपना ओजोन परत इसी में है, ध्यान रखना है इसको। तो ओजोन परत आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपको मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये आपको कभी से भी क्रम पूछ देगा। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, उसके बाद समताप, मध्य, आयन और वायुमंडल। तो आप सबसे ऊपर कौन है, तो आपका सबसे ऊपर वायुमंडल और सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 15 का आपका ये हो गया करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, सवाल 15 ही थे। तो आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में आप बहुत अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं, जेटेट परीक्षा में आप क्या हो अच्छा नंबर से पास कर जाएं, तो प्यारे साथियों उसके लिए विशेष रूप से मेरा नोट्स तैयार किया गया है, जो आपको टू दी आपको जेसीईआरटी पर नोट्स है, जो राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स है, जो आपको बोला है कि हम सवाल राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम, और अनुमोदित पाठ्यक्रम होता क्या है, तो जेसीईआरटी होता है। तो लाइन बाय लाइन नोट्स आपको जेसीईआरटी का है। पीवाईक्यू मिल जाएगा 13-16, साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और आपको इसके साथ ही आपको सुविधा मिलेगा पैड ग्रुप में ऐड होइएगा, जहां पे आपको होमवर्क मिलता है, और होमवर्क में डेली थ्योरी और टेस्ट अभी बताया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, और रणनीति बताते हैं। आपको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, क्योंकि नोट्स देकर छोड़ देंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। नोट्स आपके पास होगा, किताब भी होगा, लेकिन वो सटीक रणनीति बताते हैं कैसे पढ़ना है। और अभी से हम 2 से 3 बार आपको इसको रिविजन करा देंगे इस नोट्स को, और वीडियो भी देंगे, नोट्स भी देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा, और सीडीपी हो, ईवीएस मैथ हो, ये तमाम नोट्स मिल जाएंगे। संस्कृत आपको हो, नागपुरी खोटा, ये तमाम नोट्स बहुत कम फी में रखा गया है। दिया हुआ नंबर पे आप संपर्क करके ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। प्यारे साथियों, रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करे कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। उनको जो चीज चाह रहे उससे वक्त दे रहे, समय दे रहे, वक्त वो चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। प्यारे साथियों, इस अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं, आने वाला समय आपको सुनहरा होने वाला है, और आप मेहनत करें, अब आप सफलता के द्वार पर पहुंच गए हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।